हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा केडिया और आज मैं आपको करवाने वाली हूं चैप्टर 11 आपके आईडीटी का, विच इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट के लिए करो या फिर रिवीजन के लिए करो, सब चीज के लिए आप जो है वो इस वीडियो को सुन सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ने आए हो तो भी ठीक है, और अगर आप रिवाइज करने आए हो तो वो भी ठीक है। ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल में बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा कुछ एक्सप्लेन सब कुछ कर ही दिया है, ठीक है। तो आपका जो है इससे दोनों आपका पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 11 ऑफ योर आईडीटी सीए इंटरमीडिएट। चैप्टर 11 है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसमें बस किस तरह से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको अपना स्टडी मटेरियल में जहां जहां से आपको बोलेंगे करने के लिए सिर्फ उतना ही करना है आपके एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले जो है ये सारे कुछ मीनिंग्स टर्म्स बताए हुए हैं वो आपको नहीं करना है, आपको आ जाना है पेज नंबर 11.5 में। और यहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला है कि देखो बाबू, हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड है, अब किसके अंदर रजिस्टर्ड है? अंडर जीएसटी ऑब्वियसली। तो जो भी पर्सन अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा? अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या मेंटेन करना पड़ेगा? तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना सारा अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू में रखा है, यही चीज जो है वो उसे मेंटेन करना होगा। एंड ये क्या क्या अकाउंट्स उसको रखना पड़ेगा? तो देखो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो देखो बाबू, आप सोचो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आप कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे, राइट। तो उसका जो रिकॉर्ड्स है वो रखोगे। नेक्स्ट देखो, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि जब आप मैन्युफैक्चर कोई सामान को करते हो तो आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो जो रॉ मटेरियल्स है यानी वो इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसका रिकॉर्ड रखोगे। और आप सामान बनाने के बाद उस सामान को बेचोगे तो आप आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, तो उसका भी रिकॉर्ड रहना चाहिए, ठीक है, बोथ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। स्टॉक ऑफ गुड्स, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की है उस सामान की, तो उस सामान का जो स्टॉक है वो भी बचेगा, तो वो जो स्टॉक है उसका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो भी आईटीसी क्लेम किया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया होगा, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर सामान जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो सामान खरीदे हो और उस सामान को खरीदने पे अगर आपने कुछ आईटीसी अवेल किया है तो उसका भी रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, यानी जितना टैक्स आपको पे करना था उतना आपने, जो भी आपको पे करना है, पेबल है या पे कर दिया, उसका रिकॉर्ड्स रखना है। और इसके अलावा अगर कोई और पर्टिकुलर्स है तो वो भी हम लोग उसको भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो, कौन कौन मेंटेन करेगा, ध्यान से वापस से डिवाइस करो, संग संग में कंप्लीट करो, ठीक है। ये चैप्टर आपको संग में खत्म करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल तरीका से है, ठीक है। तो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और आप इन सारे पॉइंट्स जो हम लोग अभी पढ़े इन सभी का आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। कहाँ पे करते हो? आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में, ठीक है। अब आपका अगर प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक जगह से ज्यादा जगह पे है, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा जगह पे है, तब क्या होगा? तब जो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे भी आप जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो वो इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर मान लो ऐसा होता है कि आपका उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो प्लेसेस ऑफ बिजनेस लिखे हैं उसके अलावा भी आप किसी और प्लेस में अपना जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा, अगर आपका उस किसी और प्लेस में वो रिकॉर्ड्स पाया जाता है तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने ही वो भी मेंटेन किया है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे आ जाओ। अब देखो इधर, आप जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। आगे बढ़िए। Every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods, and every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain records of the consignor, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed। मतलब जो भी वेयरहाउस या गोडाउन का ओनर है या ऑपरेटर है, ठीक है, और वो लोग जो है वो गुड्स को स्टोर करता है उस जगह पे, और हर वो ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, चाहे ये लोग रजिस्टर्ड हो चाहे ये लोग रजिस्टर्ड नहीं हो, इन लोगों को भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। किस किस चीज का रिकॉर्ड्स? कंसाइनर का, जो सामान भेज रहा है, कंसाइनी जिसको जा रहा है, और कोई भी इससे रिलेटेड अदर डिटेल्स है तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स। मतलब जो कमिश्नर है वो अगर बताते हैं कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना है तो वो भी करेंगे, ठीक है। आगे, वेयर द कमिश्नर कंसिडर्स दैट एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, he may, for reason to be recorded in present,
परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है, मान लीजिए आप जो है आप बोल रहे हैं कमिश्नर को कि हम जो है एज पर द प्रोविजन इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब इन दैट केस कमिश्नर जो है वो इन राइटिंग अगर आप लिख के ये चीज देते हो तो वो ये रीजन को कंसिडर करेगा और आपको बोल सकता है कि ठीक है आप फिर ये रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि कुछ और जो वो बोलता है कमिश्नर बोलता है वो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे। ओके, नेक्स्ट, subject to provisions of clause H of subsection 5 of section 17 where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provision of subsection 1, the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods and services or both that are not accounted for as if such goods and services or both have been supplied by such person, and provision of section 73 or 74 as the case may be shall mutatis mutandis apply for the determination of such tax। तो इसको शॉर्ट में समझो कि अगर मान लो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप एज पर द प्रोविजन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसको ये मान लिया जाएगा कि आपने वो सप्लाई किया है एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है वो आपके ऊपर चार्जेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, आपको मैच करवा देते हैं वापस से, इधर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, देख लो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ये रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हो। ओके, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एडिशनल बुक्स जो है वो कौन मेंटेन करेगा, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन मेंटेन करेंगे। कौन कौन करेगा इधर देख लो, जो स्पेसिफाइड पर्सन होगा वो ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, और ये जो पर्सन है, ठीक है, वो कौन कौन होंगे, तो देखो रजिस्टर्ड पर्सन में जो आएंगे वो लोग गुड्स सर्विसेज जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए होंगे उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनके अलावा और क्या क्या चीज एडिशनल और क्या क्या बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो अलग से अगर आप कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज में पे हो रहा है तो टैक्स अगर रिवर्स चार्ज में पे हो रहा है तो इन दैट केस जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके बिल्स ऑफ सप्लाई हो गए, इनवॉइस हो गए, डिलीवरी चलान हो गए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, तो ये सारी चीज का भी आपको रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आरसीएम के अंदर आप आते हो तो। नेक्स्ट, सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस रिसीव्ड पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड देयर टू, यानी कि सेपरेट अकाउंट आपको और मेंटेन करना है उन सारे पैसा के लिए जो आपने रिसीव किया है, आपने पे किया है या किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट किया है जो कि एडवांस से रिलेटेड है। ठीक है, आपने एडवांस लिया, आपने एडवांस दिया, वो सबसे रिलेटेड। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ, किन किन चीजों का पर्टिकुलर्स मेंटेन करना है, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे भी आपने सामान खरीदा है, गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, उन सभी का नाम और कंप्लीट एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ पर्सन टू हुम ही हैज सप्लाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको आपने सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है भाई, उसका भी जो है वो नेम एंड कंप्लीट एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, किससे सामान लिए, किसको दिए, ये तो रिकॉर्ड रखोगे ना। नेक्स्ट देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रेमिसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम इंक्लूडिंग the goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein, मतलब जहां पे आपका गुड्स रखा हुआ है, जहां पे आपने स्टोर किया है, ठीक है, और जहां से वो सामान निकलने वाला है वो सारा रिकॉर्ड्स भी आपके पास अलग से होना चाहिए, उस जगह का भी रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, उस जगह का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको अपना मेंटेन करना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, however, if any taxable goods are found to be stored at any other places other than those so directed without the cover of any valid document, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if such goods have been supplied by the registered person। तो जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर जहां पे भी आपको बोला गया है अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, उसके अलावा अगर आप कहीं और आपका रिकॉर्ड्स पाया गया तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है आप ही वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, a supplier is required to maintain the following records relating to stock of goods and tax details। अब जो सप्लायर है उसको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो ध्यान दो बाबू, अगर वो सप्लायर है जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं किया है उसको ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऐसे सप्लायर हो जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं किया है तब आपको ये सारे जो डिटेल्स है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो जो आपका स्टॉक ऑफ गुड्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो, अकाउंट ऑफ स्टॉक इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम एंड सच अकाउंट शैल कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्ड, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट, सभी चीज का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। बैलेंस ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, स्क्रैप, वेस्टेज, आपको जो है वो स्टॉक का एंड स्टॉक से रिलेटेड, जैसे ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हुआ, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हुआ, रिसीट हुआ, सप्लाई हुआ, अगर कोई सामान चोरी हो गया है, अगर कोई सामान खो गया है, अगर कोई सामान बर्बाद हो गया है किसी भी तरीके से, अगर किसी को आप किसी चीज को आपने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है, हटा दिया है, फेंक दिया है, डिस्पोज कर दिया है, ठीक है, आपने गिफ्ट दिया है किसी को, फ्री सैंपल बांटा है, जितना कुछ है, वेस्टेज है, स्क्रैप है, सब कुछ आपको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कौन हो आप? एक सप्लायर हो। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ टैक्स, अकाउंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल including tax payable under reverse charge, tax collected and paid, input tax credit claimed, together with the register of the tax invoice, credit notes, debit note, delivery challan issued or received during any tax period। मतलब जो टैक्स के डिटेल्स होंगे, ठीक है, वो सारे डिटेल्स जिससे ये पता चले कि आपका टैक्स पेबल कितना है, चाहे आप आरसीएम में आते हो, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज में आते हो, जो भी टैक्स आपका पेबल होगा, जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है, पे किया है, इनपुट टैक्स से रिलेटेड टैक्स क्रेडिट जितना आपने क्लेम किया है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सब चीज का आपके पास डिटेल्स होना जरूरी है विच इज रिलेटेड टू टैक्स। ओके, नेक्स्ट, मतलब देखो, एजेंट कौन होता है? एजेंट कौन होता है, इसमें पढ़ने का कुछ है क्या? एजेंट मतलब तो हमें पता है कि एक एजेंट कौन होता है। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई और पर्सन काम कर रहा होता है, अगर कोई और पर्सन सामान को बेच रहा है, डील कर रहा है, तो दैट पर्सन इज द एजेंट, राइट? एक सिंपल सा एजेंट का मतलब। तो एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो देखो, ठीक है, एजेंट को भी तो अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, राइट? तो एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान दो। एजेंट को वो सब अकाउंट्स मेंटेन करना है जिसके अंदर ये पता चले, क्या पता चले? पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव या सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो मेरे बिहाफ में अगर आप काम कर रहे हो, आप अगर एजेंट हो, तो आपके पास ये ऑथराइजेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आप मेरे बिहाफ में गुड्स को रिसीव या सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेयर एप्लीकेबल ऑफ द गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ वो सारा चीज लिखा होना चाहिए, जैसे आप क्योंकि एजेंट हो, आप मेरे बिहाफ में, हम प्रिंसिपल है, आप मेरे बिहाफ में जो है वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपके पास वो वैल्यू, कितने रुपए का सामान है, कितना क्वांटिटी है, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है, अगर क्वांटिटी वाइज है तो, ठीक है, ये सारा भी आप मेरे बिहाफ में कितने का सामान बेचे हो, कितना क्वांटिटी में बेचे हो या खरीदे हो, ये भी पर्टिकुलर्स आपके पास मेंटेन होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट, particulars including description, value and quantity wherever applicable of the goods या services supplied on behalf of every principal। मतलब वो सारे particulars जिसके अंदर वापस या value या quantity लिखोगे जो भी goods आपने supply किया है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट में रिसीव था और दूसरा पॉइंट में सप्लाइड है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, जो डिटेल आपने अपने सारे प्रिंसिपल, ऑब्वियसली हम इकलौते तो होंगे नहीं जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आप एजेंट हो, तो आप बहुत सारे लोगों का अगर काम लेके काम कर रहे हो, तो हर प्रिंसिपल को जो डिटेल्स है वो सारा डिटेल उस प्रिंसिपल से रिलेटेड, उस अकाउंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो भी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, अब कल को मैं आपको अगर आके पूछती हूँ कि मेरे बिहाफ में जो आपने गुड्स सप्लाई किया है या रिसीव किया है, तो कितना कितना है, वो क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, तो वो पूरा रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किया अपने साइड से, वो आप मुझे दे पाओ। इसी तरह आप एज ए एजेंट सोचो, आप तो बहुत सारे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो, राइट? तो आप वो हर प्रिंसिपल को जो उनके अकाउंट्स दोगे, उनके रिकॉर्ड्स दोगे, तो वो भी आप मेंटेन करे हो, वही आपको यहाँ पर बोला है, ठीक है, वो भी आप मेंटेन करो। नेक्स्ट, टैक्स पेड ऑन रिसीट या सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिहाफ में आपने जो भी टैक्स पे किया है ऑन द रिसीट ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स आपने टैक्स लिया है, वो सारा भी डिटेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरर, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, जो हम लोग ऊपर के पॉइंट्स पढ़े, उसके साथ साथ और क्या डिटेल मेंटेन करना है, ठीक है, और क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैज टू मेंटेन मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग quantitative details of raw materials या services used in the manufacture and quantitative details of the goods so manufactured including the waste and by products। मतलब एज अ मैन्युफैक्चर जो आप रिकॉर्ड्स बाकी सब मेंटेन करोगे, जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आप जो रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको जो है वो मंथली आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और कितना क्वांटिटी है, उसमें क्वांटिटी डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, कि आपने रॉ मटेरियल्स कितना लिया, आपने अगर सर्विस लिया है तो वो कितना लिया,
ठीक है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में लगा है वो पूरा क्वांटिटी वाइज आपका डिटेल होना चाहिए। अगर आपका कुछ वेस्ट हुआ है, ठीक है, वेस्टेज हुआ है, बाई प्रोडक्ट्स बने हैं, तो उसका भी आपके पास डिटेल होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडर। Every registered person supplying services has to additionally maintain the accounts showing quantitative details of goods used in the provision of services, details of input services utilized and services supplied. अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई ऐसा बंदा है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो खुद एक सर्विस प्रोवाइडर है उसको अलग से एक अकाउंट्स मेंटेन करना है जिसमें भी वो क्वांटिटी वाइज अपना गुड्स या सर्विसेज जो उसने दिया है उसका डिटेल लिखा हो, साथ ही साथ जो इनपुट सर्विसेज, ठीक है, जो उसने लिया होगा सर्विसेज, यूटिलाइज किया होगा किसी और को अपना सर्विस देने के लिए, वो भी उसका डिटेल भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लेता है तो उसका डिटेल होना चाहिए, फिर उससे वो गुड्स बनाता है और फिर सामान को बेचता है, तो ये डिटेल होना चाहिए। वैसे ही अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो गुड्स नहीं बनाता है, वो सर्विस देता है, तो उस सर्विस को देने के लिए अगर वो कोई सर्विस ले रहा है तो उसका भी डिटेल उसके पास होना चाहिए, रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? तो देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एंड उस सर्विस को प्रोवाइड करते करते आप कुछ गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसको प्रोवाइड करने के समय आप गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट कर पाओ, उसी को बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप किसी बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेसिकली दे रहे हो, राइट, और वो सर्विस को देने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ अपना सामान गुड्स भी देना है, ब्रिक्स लगेंगे, सीमेंट लगेंगे, राइट, तो ये सब आपका एग्जाम्पल है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। तो अब जो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं उन लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, तो ध्यान दो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट शोइंग the names and addresses of the person on whose behalf the works contract is executed। तो जिसके बिहाफ में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट देखो, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी wherever applicable of the goods या सर्विसेज received for the execution of works contract। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आप कुछ गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हो तो कितना वैल्यू का, कितना क्वांटिटी का और क्या डिस्क्रिप्शन है उस सामान का या फिर उस सर्विस का, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, रिसीव्ड में। नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी wherever applicable of the goods या सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। यूटिलाइज्ड यानी कि उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को करने में आपने जितना भी वैल्यू, क्वांटिटी या डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट गुड्स या सर्विस आपने यूटिलाइज किया है। ठीक है, आप जो है एक आपने खरीदा, आपने मान लो 500 ब्रिक्स खरीदा, ठीक है, पर आपको यूज जो है वो सिर्फ 300 ही हुआ है। ठीक है, तो जितना यूटिलाइज हुआ है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और उसके सेकंड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग जितना रिसीव किया है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। फाइन, नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो पेमेंट रिसीव किया है वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और साथ ही साथ जहां से भी आपने, जिस भी सप्लायर से आपने वो गुड्स या सर्विस रिसीव किया है उसका नाम और एड्रेस का भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कस्टोडियन या फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब ये लोग कौन होते हैं? कस्टोडियन मतलब होता है जो कस्टडी रखता है उस गुड्स का। ठीक है, जो कस्टडी रख रहा है वो कहलाया कस्टोडियन। और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट मतलब वैसे लोग होते हैं, ये वैसे एजेंट होते हैं जो कि कस्टम्स को क्लियर करवाते हैं। ठीक है, जब कस्टम पे कोई भी आपका सामान आया रहता है, गुड्स आया रहता है, तो ये इजी स्मूथली क्लियर करवा देते हैं। ओके, तो देखो ये लोग जो है, इन लोगों को क्या एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? तो एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर द गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैरियर और clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereto to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of such registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer। मतलब ये जो भी बंदे हैं जो कि कस्टडी रखते हैं उस गुड्स का, अब हर कोई कस्टडी थोड़ी रख रहा है, कौन कस्टडी रख रहा है? डेफिनेटली उसका वो एक कैरियर है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, वो अपने पास रखा है सामान को, या फिर वो एक क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग एजेंट है जो कि स्मूथ कस्टम्स क्लियर करवा देता है। ठीक है, सामान को डिलीवर करने के लिए, डिस्पैच कराने के लिए। तो अगर ये वो बंदा है, ठीक है, और ये अपना सर्विसेज दे रहा है रेसिपिएंट को, किसी और के बिहाफ में वो ये काम कर रहा है, क्लियरिंग का सर्विस दे रहा है, ठीक है, तब इसको जो है वो अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। ये ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा वो सारे गुड्स को लेके, जो गुड्स ये मेंटेन, मतलब जो गुड्स ये भेज रहा है, ठीक है, जो गुड्स ये डिस्पैच कर रहा है, डिलीवर करवा रहा है, जिस गुड्स को लेके ये डील कर रहा है एग्जैक्टली
उसको लेके इसके पास सारा डिटेल्स होना चाहिए। ओके, और ये जो डिटेल्स होगा ये तो वो रखेगा ही, साथ ही साथ अगर प्रॉपर ऑफिसर इन्हें कुछ डिटेल्स बोलता है और रखने तो इन्हें वो भी रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस गोडाउन या फिर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रांसपोर्टर। एवरी ओनर मालिक या ऑपरेटर जो होगा वेयर हाउस का या गोडाउन का या किसी भी दूसरे प्लेस पे जहां पर वो गुड्स स्टोर हो रहा है, और हर वो ट्रांसपोर्टर, तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, उसे अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। किन 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 चीजों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? जो कंसाइनर होगा, जो कंसाइनी होगा, और जो भी डिटेल्स होगा। देखो ये रिपीटेटिव पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, आगे एनरोलमेंट, इधर देखो एनरोलमेंट इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर इन जीएसटी। If such person are not already registered, they shall obtain a unique enrollment number by applying electronically at the GST common portal। अब अगर ये वैसे बंदे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो इन लोगों को एनरोलमेंट नंबर, जो एक यूनिक नंबर होता है, वो लेना पड़ता है। और उनको ये एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। ठीक है, कौन से फॉर्म में करेंगे? जीएसटी ENR01 में करेंगे। ओके, now the person enrolled as aforesaid in any state or union territory shall be determined to be enrolled in the state or union territory। obviously ये जो person enroll करेगा अपने आप को, ये किसी state में या union territory में करेगा, right? मतलब जहां भी enrollment करता है उसी वो एक particular state या union territory ही considered होगा। correct? next, such person may also amend the details furnished in the prescribed form। तो जो भी details ये amend करना चाहे वो कर सकता है। Such person once obtained unique enrollment number shall not be eligible to use any of the GSTN। मतलब एक बार उसको एनरोलमेंट नंबर मिल गया, यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल गया, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो GSTIN नहीं लेगा, जीएसटी नंबर यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये जो आपका यूनिक एनरोलमेंट नंबर है ये और जीएसटी नंबर, ये दोनों ही आपका जीएसटी के अंदर ही आता है, दोनों ही एक टाइप का आपका नंबर है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना काम कर सकते हो अंडर जीएसटी। तो एक बार अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लिया है तो ऑब्वियसली फिर वो जीएसटी के अंदर काम नहीं कर रहा है, जीएसटी नंबर के अंदर काम नहीं कर रहा है, वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर से ही अपना काम कर रहा है। ठीक है, next, transporter, any person engaged in the business of transporting goods shall maintain records of the goods transported, delivered and goods stored in the transit by him along with GSTIN of the registered consignor and consignee for each of his branches। मतलब कोई भी पर्सन जो कि इस बिजनेस में है, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। किस चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो गुड्स डिलीवर हो रहा है, जो गुड्स स्टोर हुआ है, जो गुड्स इन ट्रांजिट है, वो सारे का रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करेगा। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड कंसाइनर होगा, कंसाइनी होगा, उनका जो जीएसटी नंबर है वो भी ये मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस या गोडाउन। एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और गोडाउन शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट to the period for which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods। मतलब हर वो ओनर या ऑपरेटर जो है वेयरहाउस का या गोडाउन का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। किस टाइम पीरियड से रिलेटेड? उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जब वो गुड्स वेयरहाउस में था, उस गुड्स का जो भी पर्टिकुलर्स है रिलेटिंग टू डिस्पैच, कब वो गुड्स डिस्पैच हुआ, कब वो गुड्स मूव हुआ मतलब अपने आप गुड्स उठ के चलने लग गया, ऑब्वियसली उसको ले जाया गया डिलीवरी के लिए। ठीक है, कब रिसीट है मतलब कि कब वो गुड्स आया था, कब वो गुड्स डिस्पोज कर दिया गया है यानी कि फेंक दिया गया है। तो किसी भी तरीके का ऐसा कुछ गुड्स के साथ हुआ है तो उसका पर्टिकुलर्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप जो है वो मालिक हो या फिर कोई भी वेयर हाउस के ऑपरेटर हो, वेयर हाउस या गोडाउन के ऑपरेटर हो तो। ठीक है, the owner or operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and owner wise, shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand। मतलब जो ओनर है या फिर ऑपरेटर है उस गोडाउन का, वो गुड्स को इस तरीके से रखेगा जिससे वो गुड्स आइटम वाइज या फिर ओनर वाइज बांटा जा सके। ठीक है, मेरा एक गोडाउन है उसमें हम सामान रखे तो वो सामान को या तो आइटम वाइज रखेंगे या फिर उसको हम ओनर वाइज रखेंगे। अगर दो अलग अलग लोगों का सामान हम वहां पे रख रहे हैं तो हम दोनों सामान को अलग अलग रखेंगे, ये नहीं कि सबको मिक्स कर दिया। ठीक है, या फिर आइटम वाइज रख रहे हैं तो आइटम के हिसाब से रखेंगे, एक आइटम का सामान एक तरह एक जगह पे, दूसरा ये आइडेंटिफाई हो सके, कहने का मतलब ये आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, और जब भी प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करे तो इमीडिएटली वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, चलो आगे, हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा। तो बाबू ये रिकॉर्ड्स जो है वो मैनुअली मेंटेन होगा। ठीक है, ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड मैनुअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर्ड।
क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो है वो मैनुअली मेंटेन हो रहा है, मैनुअली भी मेंटेन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर मैनुअली मेंटेन हो रहा है तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस रजिस्टर्ड पर्सन का वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, 1 2 3 एंड सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा हो, ठीक है। तो अब देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप मेंटेन कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। नेक्स्ट, the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form stored in any electronic device and records so maintained shall be authenticated by means of a digital signature। अब क्योंकि वो जो रिकॉर्ड्स है वो आपका मेंटेन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है, तो फिर जो भी आपका वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो मेंटेन करेगा ही, ठीक है, लेकिन वहां पर उसका डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो खुद से कैसे साइन करोगे, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, राइट। Next, proper electronic backup of records shall be maintained and preserved in such manner that in the event of destruction of such records due to accidents or natural causes, the information can be stored within a reasonable period of time। तो प्लीज अपने रिकॉर्ड्स का बैकअप जरूर से रखना, क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं रखते हो और कुछ हो जाता है, कुछ अनवांटेड हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गायब हो जाएंगे, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए उसका बैकअप एक ऐसी जगह पे रखना जरूरी है जहां पे अगर मेन रिकॉर्ड्स अगर हट भी गया तो बैकअप आपके पास कहीं पे वो स्टोर्ड हो, ठीक है। Next, the registered person maintaining electronic records shall produce on demand the relevant records or documents duly authenticated by him in hard copy or in any electronically readable format। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑन डिमांड, जब भी उसे डिमांड किया जाए कि अपना रिकॉर्ड्स दो, तो वो ऑन डिमांड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दे देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी उसने मेंटेन किया होगा रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वो देगा। ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, मतलब उसका जो है वो उसके ऑथेंटिसिटी के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स दिया हो, उसका साइन होना चाहिए, ओके। और इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में दे दो या फिर आप उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के फिर उसका हार्ड कॉपी दो, दोनों ही जो है वो आप कर सकते हो, ओके। पर जब भी उसे मांगा जाए वो देगा, चाहे वो रीडेबल फॉर्म ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्म में दे या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में दे, ठीक है, बट ऑथेंटिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, where the accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall on demand provide the details of such files, passwords of such files and the explanation for codes used where necessary for the access and any other information which is required for such access along with a sample copy in print form of the information stored in such files। मतलब जहां आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज वो फाइल का जो पासवर्ड है और अगर आपने कोई कोड यूज किया है उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में सेफ्टी के लिए आपने कुछ कोड वगैरह यूज किया है, तो वो सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये सब ऑन डिमांड आप दो, ठीक है, जब भी आपको बोला जाए ये देने के लिए बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो आपको वो देना पड़ेगा, ओके। और जहां जरूरत पड़े कोई और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो भी दोगे। अगर उस फाइल के अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है उसका एक सैंपल, नॉट एग्जैक्टली दैट इंफॉर्मेशन बट जिस तरह से आपने स्टोर किया है उसका अगर एक सैंपल कॉपी आप दे सको तो वो भी आप दोगे, ठीक है, वेयर एप्लीकेबल। नेक्स्ट, नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन। तो जो भी एंट्री रजिस्टर्ड के अंदर होता है, अकाउंट्स के अंदर होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, वो इरेज नहीं होना चाहिए, ना ही वो ओवर रिटन होना चाहिए, ठीक है। अफेज्ड मतलब क्या होता है, ये भी मतलब होता है इरेज, ठीक है, इरेज कर देना किसी भी जगह से, आप जहां भी आपने वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है वहां से इरेज कर दे रहे हो, ठीक है, तो प्लीज इरेज ओवर रिटन ये सब नहीं होना चाहिए। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदर देन दोज ऑफ क्लर्कियल नेचर shall be scored out under attestation and thereafter correct entries shall be recorded। मतलब जितने भी गलत एंट्रीज थे, ठीक है, ऑब्वियसली वैसे गलती नहीं जो कि क्लर्कियल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, काम के दौरान जो मिस्टेक्स हुआ है क्लर्कियल नेचर के हैं उसका बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो कि इनकरेक्ट एंट्रीज है, गलत एंट्रीज हैं, ठीक है, वो वहां पर असिस्टेशन होना चाहिए, ठीक है, आपका असिस्टेड होना चाहिए वो एंट्रीज और करेक्ट एंट्रीज रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई गलत एंट्रीज है तो वहां पे आपका असिस्टेड हो, आपका साइन है वहां पे और उसके बाद वो एंट्री करेक्ट किया गया हो, ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली क्लर्कियल नेचर, वो मिस्टेक्स चलता है। नेक्स्ट, वेयर द रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन। मतलब जहां एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वहां पर हर एंट्री जो कि एडिट हुआ है और डिलीट हुआ है उसका लॉग होना चाहिए, लॉग मतलब हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपका इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा मेंटेन कर रहे हो, आपने जो डेटा बनाया उसमें कुछ भी कोई भी चेंजेस कर दिया, एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए उसका एक प्रॉपर हिस्ट्री होना चाहिए, वो भी मेंटेन करो कि क्या क्या एडिट्स या डिलीशन हुआ है, ओके।
Next, accounts maintained by the registered person together with all the invoices, bills of supply, credit and debit notes, and the delivery challans relating to stocks, deliveries, inward supply, outward supply shall be preserved for the period as provided in section 36, and shall, where such accounts and documents are maintained manually, shall kept at every related place of the business mentioned in the certificate of registration, and shall be accessible at every related place of business where such documents and accounts are maintained digitally. मतलब जो अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी आपने मेंटेन किया अलॉन्ग विद द इनवॉइस, बिल्स ऑफ सप्लाई, क्रेडिट डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, स्टॉक से रिलेटेड जो भी है, वो कितना टाइम पीरियड के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना है, ये तो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। लेकिन वो जो अकाउंट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको मैनुअली रख रहे हो तो उसको हर उस प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको रखना पड़ेगा जो प्लेस ऑफ बिजनेस आपने आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो हर रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस से एक्सेसिबल होना चाहिए, किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस में वो डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। वेयर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन डिजिटली, और अगर वो रिकॉर्ड्स आप डिजिटली मेंटेन कर रहे हो तब उसको, क्योंकि वो डिजिटली आपने मेंटेन किया, तब तो वो हर बिजनेस से एक्सेसिबल होगा, राइट। तो आप अगर डिजिटली मेंटेन कर रहे हो तो उसका एक्सेस आपके सारे बिजनेस, जो भी आपके रिलेटेड बिजनेस है, वहां से उसको एक्सेस किया जा सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट, every registered person shall on demand produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा जो कि एज पर लॉ उसे करना चाहिए। आगे, what are the consequences of failure to maintain the accounts? अगर आप वो books of accounts maintain नहीं करते हो तो क्या होगा? Where the registered person fails to account for the goods and or services in accordance with the provision of section 35 subsection 1 जो हम लोग पढ़ के आए हैं, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods or services or both that are not accounted for as if such goods and services or both have been supplied by such person, and the provision of section 73 or 74 as the case may be shall mutatis mundandis apply for determination of such tax। in short मतलब क्या हुआ कि बाबू अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में फेल हो जाते हो, आप रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हो, तब इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर जो है वो ये मान लेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आपने सप्लाई कर दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स लगता है वो आपके ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। वही बात आपको बोला है, और एज पर सेक्शन 73 एंड 74 जो भी प्रोविजन है वो भी अप्लाई हो जाएगा। आ जाओ, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, तो कितना टाइम तक आपको जो है वो अपना अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है। देखो इधर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 शैल रिटेन देम अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स, हाईलाइट करो, expiry of 72 months from the due date of furnishing the annual return for the year pertaining to such accounts and records। ठीक है, तो हाईलाइट कर लो इसको। ओके, नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू पार्ट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिटेंशन पीरियड है वो कितना है, तो जब उस पर्टिकुलर साल का आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग कर दिया उसके बाद 72 मंथ्स तक आपको जो है वो रिटेन करके रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो बाबू यहाँ का इसका क्या मतलब है। मान लो आप जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने कुछ अपील किया है, ठीक है, आपने जो अपीलेट अथॉरिटी है उससे अपील किया है, या आप जो है वो किसी भी तरीके का आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपने कुछ ऑफेंस किया है, वो सबका केस वगैरह चल रहा है, तो इन दैट केस जब वो केस खत्म हो जाता है, जब ये सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ, उसके 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है उतना दिन आपको मेंटेन करना है, या फिर जो हमने ऊपर पढ़ा 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर, जो भी इन दोनों में लेटर होगा, लेटर डेट होगा, तब तक आपको जो है वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। तो जब भी आपका वो केस खत्म होता है उसके 1 ईयर का टाइम पीरियड ले लो, या फिर आपने जो रिटर्न फाइलिंग किया था उसका 72 मंथ्स ले लो, दोनों में से जो लेटर वाला डेट होगा वही आपका डेट है जब तक आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्लियर है, तो इसके साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया फ्रॉम योर आईसीआई स्टडी मटेरियल। नाउ आपको एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ना है, आपने अभी संग संग में सब चीज सुन लिया, समझ लिया, अब आपको एग्जाम के लिए लेटर्स रिकैप्सुलेट से रिवाइज कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनाकर आपको सारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपको मैच करा देते हैं, देख लो किसको मेंटेन करना है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और किस प्लेस में, तो हर रजिस्टर्ड पर्सन करेगा अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, राइट। नेक्स्ट देखो क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, पढ़ लिया हमने सारा, ठीक है। करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ क्या क्या चीजें देनी है ना, सब कुछ एकदम क्लियरली आपको चार्ट बनाकर इतनी अच्छी से दिया हुआ है, इतना अच्छा से दिया हुआ है, मतलब आपको और कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये लेटेस्ट रिकैप्सुलेट आपका बेस्ट नोट्स है, देख लो। रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन्ड ओनली बाय अ सप्लायर अदर देन सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, यानी कॉम्पोजिशन लेवी को छोड़ के जो बाकी के सप्लायर्स हैं उनको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, ऊपर पढ़ा हमने, राइट। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय एजेंट, एजेंट को क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ा है ना, सारा पढ़ के आए हम लोग ऊपर, राइट। हम लोग ऊपर में पूरा एनालिसिस
आपको लाइन बाय लाइन रीड करके सारा कुछ समझा, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर इतना अच्छा तरीके से आपको प्रेजेंट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है वो यही रीड करना है। आपका जो वो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है ना 1.5 डेज, उसमें कुछ आपको लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको लेटेस्ट रिकैप्सुलेट फटाफट से गो थ्रू कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सिर्फ उतना ही आपको करना है, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस। ओके, चलो अभी जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, अभी सारे कॉन्सेप्ट सुन लो, समझ लो, कर लो, और एग्जाम के टाइम पे जो है उसमें सिर्फ इसको रिवाइज कर लेना, इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो तो देख लो नेम्स एंड एड्रेसेस किसका किसका लेते हैं। ट्रांसपोर्टर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ओनर जो है वो क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, कैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या करना पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो तो, अगर मेंटेन नहीं किए तो आपका ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। पीरियड ऑफ रिटेंशन इज 72 मंथ्स, राइट। और अगर अपील वगैरह चल रहा है तो आपका 1 ईयर या 72 मंथ्स, विच एवर इज लेटर। फाइन, चलो तो ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करना, कहीं पे आपको कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेना, और कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ओके, चलिए तो एंड करते हैं हम लोग।